हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले की वीडियो में हमने हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है और आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी कंप्लीट करने वाले हैं। कौटिल्य जीएस के द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए एक्सप्रेस बैच लॉन्च किया गया है। इसमें कुल 1100 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुल 1100 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें से हमने 170 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का करवा दिया है और वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 160 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि कौटिल्य जीएस के द्वारा दिए गए हैं। साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर हम बात करेंगे तो करीब ये 300 के आसपास जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बादी के साथ। तो पहला प्रश्न है कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। तो ये कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी अगर आप देखना चाहेंगे तो ये हमारा भारतीय राज्य है, तो ये यहाँ पड़ता है तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो है इधर से आप देखेंगे तो इधर वेस्ट बंगाल क्षेत्र हो गया ना, इधर तो यहाँ हो गया बंगाल की खाड़ी, इस साइड आपका अरब सागर और नीचे हो गया हिंद महासागर। तो इन तीनों को टच करता है कन्याकुमारी। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको पता होगा कि कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्य से गुजरती है। तो जिसमें महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो ये टोटल 8 राज्य है। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है। तो सही इसका जवाब क्या हो जाएगा, लगभग 30 डिग्री। इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जानकारी के लिए होना चाहिए। तो वो क्या है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। लेकिन द्वीप सहित संपूर्ण भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। लेकिन देशांतरीय दृष्टिकोण से देखा जाए भारत को, तो भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है ये देशांतरीय विस्तार। और दोनों को माइनस करेंगे, अगर 17 में से 8 पाएंगे तो 9 हो जाएगा और 8 में से 6 गया 2, तो लगभग 29%, मतलब 29। तो लगभग 29 डिग्री का जो है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो करीब आप दे सकते हैं कितना, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये भारत का स्थिति और विस्तार का चैप्टर है। तो इनमें से कौन सा देश जो है उत्तर प्रदेश को छूता है। तो दिए गए विकल्प के अनुसार जो है ये नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के साथ टच करता है और ये टोटल 751 किलोमीटर का डिस्टेंस शेयर करता है। तो कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है, तो नेपाल। तो याद रखेंगे कि भारत के साथ जो है कुल 7 देश जो है सीमा बनाता है। पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर डिस्टेंस शेयर करता है। बांग्लादेश जो है 4096 मतलब 496.7 किलोमीटर डिस्टेंस शेयर करता है। अफगानिस्तान जो है कुल 106 किलोमीटर शेयर करता है। नेपाल होता है 1751 मतलब नेपाल के साथ भारत जो है 1751 किलोमीटर डिस्टेंस शेयर करता है। म्यांमार की बात करें अगर, तो म्यांमार जो टच करता है ये 1643 किलोमीटर। भूटान की बात करें अगर, तो भूटान करता है शेयर कितना, 699। भूटान जो है 699 किलोमीटर टच करता है। और चीन जो है ये 3488 किलोमीटर बाउंड्री टच करता है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो हिमालय के निर्माण से संबंधित जो है ये प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है और इसका प्रतिपादन सन 1960 में हैरी हेस ने किया। कौन? हैरी हेस। ठीक है, हैरी हेस ने इसका किया था निष्पादन। ठीक है, और ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसको 1968 ईस्वी में आकर के मान्यता प्राप्त हुआ। ये कलर कुछ सही नहीं लग रहा है, थोड़ा कुछ और कलर देखते हैं। आई थिंक ये कलर ठीक रहना चाहिए। हाँ, ये भी कुछ अजीब हो गया, 1 मिनट थोड़ा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सा है। तो देखिए ऊपर में आपका पहले ट्रांस हिमालय हो गया, फिर सर्वोच्च या बृहद हिमालय हो गया, फिर लघु या मध्य हिमालय हो गया और सबसे लास्ट में शिवालिक या बाह्य या निम्न हिमालय हो गया। तो हिमालय की जो सर्वोच्च श्रेणी है वो यहाँ पे सर्वोच्च या बृहद हिमालय है, जिसको कि हिमाद्री कहा जाता है। सह्याद्री जो होता है ये पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, जबकि शिवालिक
शिवालिक कौन सा हो गया? ये जो निम्न या बाह्य हिमालय है इसको शिवालिक कहा जाता है। और निम्न या बाह्य हिमालय का जो तराई क्षेत्र है इसको कहा जाता है, तराई है। शिवालिक का जो निचला क्षेत्र होता है इसको तराई कहा जाता है। तो इस तरह आप देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में माउंट एवरेस्ट नहीं है। माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है। किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? तो दिए गए विकल्प के अनुसार राजमहल की पहाड़ी जो है, राजमहल की पहाड़ी में लावा निक्षेप मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊटी क्या है? ऊटी जो है ये दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में एक पर्वतीय नगर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? ऊटी क्या है? दक्षिण भारतीय राज्य पर्वतीय नगर है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली कुल 4 नदियां हैं जो मुझे याद है, हो सकता है उससे अधिक भी हो। तो अरब सागर के लिए जो ट्रिक है याद रखेंगे समानता। ठीक है, याद रखिए क्या? समानता। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। तो अरब सागर की ओर बहने वाली, या इसको कह सकते हैं आप कि पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। चूँकि अगर आप इंडिया का मैप देखे होंगे तो थोड़ा बहुत अगर आपको माइंड में आइडिया हो तो मान लीजिए हमारा हो गया कि निचला हिस्सा भारत का। ठीक है, तो इधर जो हुआ ये हमारा पूरब का क्षेत्र हो गया, सॉरी ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया, और ये हो गया हमारा पूरब क्षेत्र। तो अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ में कौन सा आता है जो इधर गिरता है? इसमें कौन सा हो जाएगा? तो भी आपको हमने क्या ट्रिक बताया? समानता। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। अब 81 में देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लूनी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी दरअसल किसी की भी सहायक नहीं है इसमें। और याद रखेंगे कि लूनी नदी जो है ये राजस्थान में बहती है। ठीक है, राजस्थान में बहती है और यह एकमात्र ऐसा नदी है जो अंतर्वाही है। और लूनी नदी जो है इसके बारे में 1-2 प्रश्न ये बनता है कि लूनी नदी का जो ऊपरी सतह है ना, तो ये मतलब कि मीठा पानी है और नीचे जो है खारा पानी है। लूनी जो है कच्छ के रण में आकर के गायब हो जाती है। और लूनी की 3 सहायक नदी आप याद रखेंगे। ठीक है, लूनी का जो है 3 सहायक नदी क्या है? जोवाई, उसके बाद जो जारी और उसके बाद एक सुकरी। ठीक है, याद रखेंगे कि लूनी की 3 सहायक नदी है, जोवाई, जोजारी और सुकरी। आगे बढ़ते हैं। अब चंबल के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। चंबल के बारे में 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट बनता है। चंबल के बारे में एक प्रश्न ये पूछा जाता है, देश के गहरे खड्ड और अवनालिका निर्माण के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? चंबल नदी। चंबल की कुछ सहायक नदी आप देख लेंगे जिसमें कि सिप्ता, ठीक है, सिप्ता है, बामनी है, सिप्ता, बामनी, मेज है, उसके बाद कुरल है, कुरल कहलाता है, उसके बाद पार्वती है, बनास है, काली सिंध है। ये सभी चंबल की सहायक नदियाँ हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 82। लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील का जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है और ये महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में कौन सी नदी, और एक बात याद रखेंगे, एक को कहा जाता है रहस्यमयी झील। रहस्यमयी झील जो है ये रूपकुंड को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि रहस्यमयी झील जो है रूपकुंड को कहा जाता है। और लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा लोनार झील। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी निर्धारण करने से पहले आपको उसका लेंथ पता होना चाहिए, कितना किलोमीटर उसका प्रवाह है। तो वैसे तो गोदावरी सबसे जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और ये 1465 किलोमीटर लंबी इसका प्रवाह है। कृष्णा की बात करें तो 1401 किलोमीटर है। महानदी की बात करें अगर तो महानदी जो है 815 है और तापी की बात करें तो 724 है। उसके बाद आप कावेरी भी याद रख लें, कावेरी जो है ये 800 किलोमीटर है। तो ये कुछ नदी का डाटा है, इसको आपको याद में रखना ही चाहिए। गोदावरी 1465, कृष्णा 1401 किलोमीटर और महानदी 815, तापी 724, कावेरी 800 किलोमीटर। इतना क्वेश्चन आप याद रखेंगे। जाड़े में किस मानसून से, यहाँ दे देना चाहिए था, जाड़े में किस मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है? देखिए तमिलनाडु जो है, अगर इधर चलते हैं, तमिलनाडु आपका इधर छिड़ हो गया। जाड़े की ऋतु में एक्चुअली दक्षिण पश्चिम जो मानसून जाती है इधर से जाती है, लेकिन तमिलनाडु में वर्षा नहीं करती है। और जब ये वापस आती है उत्तर पूर्व से, तो उत्तर पूर्व से जब ये आती है ना, तब आकर के तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि जाड़े की ऋतु में जो वर्षा होता है ये तमिलनाडु में होता है। कब होता है? अक्टूबर नवंबर में। इसको उत्तर पूर्वीय मानसून
या इसको मानसून प्रत्यावर्तन का काल भी कहा जाता है, या फिर लौटती हुई मानसून। तो ये 3 प्रश्न आपका बनेगा एक साथ। तो जाड़े ऋतु वर्षा कहाँ होता है, तो तमिलनाडु में होता है। और ये कहाँ कौन सा वर्षा होता है, उत्तर पूर्वी मानसून से या लौटती हुई मानसून से, या फिर इसको मानसून प्रत्यावर्तन का काल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। दिए गए विकल्प के अनुसार जो है मौसिनराम मेघालय, हालांकि पहले जो था चेरापूंजी में होता था, लेकिन वर्तमान में जो होता है मौसिनराम मेघालय में है। और यहाँ पे जो वर्षा का औसत है 1141 सेंटीमीटर। वर्षा जो मापा जाता है वो सेंटीमीटर में कि कितना, ये रेनगेज के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पे 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि संपूर्ण भारत का जो वर्षा का औसत है 118 है। 118 सेंटीमीटर भारत की वर्षा का औसत है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं भारत में, ये ओडिशा में आता है। तमिलनाडु में जाड़े वर्षा कराने का श्रेय किसे जाएगा, हमने क्या बताया, लौटती हुई मानसून कहिए, या उसको उत्तर पूर्वी मानसून कहिए, या फिर इसको मानसून का निवर्तन कह सकते हैं। तो दिए गए विकल्प के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है। तो ये उत्तर भारत में जो चलने वाली धूल भरी आंधी है, इसको लू कहते हैं। काल बैसाखी क्या है, तो काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में कहलाता है। और इसके बाद आप याद रखेंगे कि केरल में क्या कहलाता है, तो केरल में जो है मैंगो सावर कहलाता है। ठीक है, केरल में मैंगो सावर या आम्र वर्षा कहते हैं। असम की बात करें तो असम में जो है बोर्डो चिला, असम में बोर्डो चिला भी कहलाता है और नार्वेस्टर भी कहलाता है। और राजस्थान में जो ये कहलाता है, ये क्या कहलाता है, माबट। तो ये कुछ 5-7 फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। और ये भारत की जलवायु वाला चैप्टर से प्रश्न है, और स्पेशली बिहार पुलिस और दरोगा के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर याद कर लीजिए एक बार, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म और धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी कहा जाता है। राजस्थान में मावट कहा जाता है। केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है। कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है। और उसके बाद असम में बोडो चिला या नॉर्वेस्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो 118 सेंटीमीटर ये हमने बता दिया। लेकिन सबसे अधिक जो होता है मासिनराम में कितना, 1141 सेंटीमीटर, ये भी ध्यान रखेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सबसे प्रमुख पेड़ कौन सा है, तो ये है शखुआ। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का प्रमुख पेड़ कौन सा है, शखुआ। तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा करके पूछ सकता है आपसे, शखुआ जो है किस प्रकार का पेड़ है, तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है, तो ये क्वेश्चन भी रेलवे का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहा है एक समय में। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है, ये तो सबको पता है उत्तर प्रदेश, लेकिन 2 नंबर पे जो है याद रखेंगे कि महाराष्ट्र है, 3 नंबर पे जो है बिहार है, 4 नंबर पे वेस्ट बंगाल है, और 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो दिए गए विकल्प के अनुसार जो है सबसे कम जनसंख्या किसका है, तो याद रखेंगे कि लक्षद्वीप। दिए गए विकल्प क्या, वैसे भी सबसे कम जनसंख्या जो है ये लक्षद्वीप का है, लेकिन सबसे अधिक पूछा जाए तो दिल्ली का। दिल्ली का जनघनत्व अगर पूछ लिया जाए कितना है, तो 11,320। वैसे पूछ लिया जाता है कि जनघनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है, तब आप बिहार याद रखेंगे। ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आई थिंक इतना ही है, 1106 व्यक्ति ही है। लेकिन अगर इस तरह पूछ दिया जाए कि दिए गए विकल्प के अनुसार किसका जनघनत्व सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिल्ली का है जनघनत्व। आगे बढ़ते हैं, 193 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो एवरेस्ट जो है नेपाल में, ये तो पता ही है। उसके बाद ये कहाँ है, तो दरअसल ये जो है सागरमाथा में एवरेस्ट है। भारत के साथ बांग्लादेश कितनी सीमा साझा करता है, ये हमने काफ़ी डिस्कशन के साथ आपको बता रखा है। तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत 4096.7 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ हमने कितना बताया 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ हमने आपको बताया 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो इतना कुछ हमने आपको भी बताया था। चीन के साथ हमने बताया था 3488 किलोमीटर। तो ये कुछ डाटा है जो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए।
और भारत का जो ये इन सभी डाटा को जोड़ देंगे जब, तो 15,106.7 किलोमीटर लगभग आता है कि भारत का जो स्थलीय सीमा का विस्तार है इतना है। लेकिन अप्रॉक्स में जो है इसको 15,200 किलोमीटर मान लिया जाता है। और भारत का जो ये तटीय प्रदेश है, पूछा जाता है ये तटीय प्रदेश का क्षेत्रफल जो होता है, ये तटीय किनारा कितना है, तो ये इसमें दो डाटा याद रखेंगे, एक है 6100 किलोमीटर, एक है 7516 किलोमीटर। तो इस डाटा में क्या अंतर है वो भी आपको देखना होगा, थोड़ा समझना होगा। एक डाटा हमने क्या बताया 6100 किलोमीटर, एक होता है 7516 किलोमीटर। 7516 तब ये आपको याद रखना जब द्वीप सहित की बात करें। द्वीप सहित में जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, पुदुचेरी का कुछ तट है, इन सभी को जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वो 7516 होता है। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का जो तटीय क्षेत्र है जिसमें 5 राज्य और 4 राज्य मतलब कि 9 राज्य जो है तट रेखा पर है, इन सभी की लेंथ को जोड़ दी जाए तो ये 6100 किलोमीटर होता है। तो इतना आप याद रखेंगे। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो देखिए अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा प्रश्न बनेगा। तो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है ये जमुना कहा जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। और यहाँ पे गंगा नदी को क्या कहा जाता है, तो गंगा को कहते हैं पद्मा, ठीक है। गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ से इसका उद्गम है, मानसरोवर, ठीक है। मानसरोवर में एक झील है, ये तो झील तो है ही, मानसरोवर झील में एक है चेमयुंगडुंग, क्या है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, यहीं से निकलता है। आगे बढ़ते हैं। पिड्रोटा गाला किसकी स्थलाकृति है, दरअसल पिड्रोटा गाला जो है ये पर्वत शिखर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन लेकर के हम। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, लेकिन वर्तमान के संदर्भ में कोलंबो नहीं होकर के ये क्या होगा, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो देखिए भारत और श्रीलंका के बीच जो है ये पाक जलडमरू मध्य है। और पाक जलडमरू मध्य में क्या है, राम सेतु, याद रखेंगे क्या है, राम सेतु या एडम्स ब्रिज जो है ये पाक जलडमरू मध्य में ही है। देखिए दोस्तों, मेरा प्रयास रहता है कि आपके साथ हम केवल क्वेश्चन से रिलेटेड जितना हो सके एक्स्ट्रा फैक्ट बताने का प्रयास करें, फिजूल की बात ना करके, ना अपना समय बर्बाद करना है मुझे ना आप लोगों का। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखते हैं तो आप कई गुना बेटर नॉलेज आप लेकर के यहाँ से जा सकते हैं। और मैं अपना जो सिलेक्शन का मेरा कुछ अनुभव रहा है वो भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे इस वीडियो के ही माध्यम से। तो चलिए हम आगे देखते हैं। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी जो है तख्त मुल्तान है। तो सबसे पहला प्रश्न हो गया, जैसे कि पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सा है, तख्त सुलेमान, ठीक है, तख्त सुलेमान। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 3770 मीटर में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, किसी क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है, तो भूमिगत जलस्तर में क्या है कि वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, ठीक है, वहाँ नलकूप से अधिक जल का निष्कासन होता है, ठीक है, ये भी है, वृक्ष की अधिक कटाई और वर्षा का कम होना। तो ये दिए गए विकल्प के अनुसार सभी है जो कि भूमिगत जल स्तर गिरने का कारण हुआ है। सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो दरअसल आपदा को 2 प्रकार में ही रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो 2 कौन सा, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि भूकंप आ गया, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। सुनामी आ गया, हालांकि सुनामी और भूकंप दोनों एक ही चीज़ है। जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसको सुनामी कहते हैं। और सुनामी जो है ये जापानी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। या आपको अगजनी हो गया, आग लग गया कहीं, तो ये कौन सा आपदा है, प्राकृतिक नहीं। आग जो है मानवीय गतिविधियों की गलती के कारण होता है, तो इसको कहेंगे मानव जनित आपदा हो गया। दूसरा, जैसे कहीं रेल एक्सीडेंट देखते रहे हैं, ये सभी मानव जनित आपदा है। आपके घर में गैस लीकेज कर रहा है, उससे कोई दुर्घटना हो गई, ये मानव जनित आपदा है। यानी ऐसा समझिए कि जिस आपदा को हम नहीं रोक सकते या जिसके बारे में हमें हमारे पास कोई पूर्वानुमान भी नहीं है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक आपदा। और जो हमारी गलतियों के कारण होती है उसको मानव जनित आपदा कहते हैं। तो आपदा के 2 प्रकार हो गए, ठीक है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भाग में, तो देखिए 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 23.5 डिग्री को आप 23.5 मत लिख दीजिएगा, ये हुआ 23.5 डिग्री लिखने का मतलब। इनमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है, तो देखिए सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश और सबसे बाद जो देखता है गुजरात। यहाँ से क्वेश्चन एनटीपीसी हमसे पूछा गया था, इन दोनों के समय अंतराल में कितना का अंतर होता है, तो करीब 2 घंटे का अंतराल होता है।
तो दिए गए विकल्प में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था। ठीक है, पूछा गया प्रश्न रेलवे के एग्जाम में, इनमें से किससे पहले नेफा कहा गया? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अरुणाचल प्रदेश को। अब मैकमोहन लाइन के बारे में पूछा गया, मैकमोहन लाइन क्या है? तो मैकमोहन लाइन जो है ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है, मैकमोहन कब आया? 1914 में ये रेखा बना, लेकिन ये कहाँ पे? शिमला में इसका निर्धारण किया गया। ठीक है, भारत चीन के बीच। उसके बाद एक और याद रखेंगे, 1947 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा हुआ? 1947 में रेड क्लिफ। रेड क्लिफ का नाम देखिए, इसके साथ आप याद रखेंगे साइरिल। ठीक है, साइरिल रेड क्लिफ। उसके बाद आपको कन्फ्यूजन देकर के फंसाया जाता है, तो किसी एग्जाम में ही हमने देखा था, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। साइरिल रेड क्लिफ, ठीक है, ये 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच, हालांकि 1800 याद रखेंगे 1896, हाँ 1896 में जो है ना, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, ठीक है, डूरंड रेखा निर्धारण किया गया। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ये डूरंड रेखा तो है, लेकिन ये भारत और अफगानिस्तान के साथ नहीं, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हो गया है। तो ये हमने यहाँ से 3 प्रश्न आपको दिखा दिया है। भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? तो दिए गए विकल्प के अनुसार जो भारत का पड़ोसी देश जो सबसे दक्षिण में है वो कौन सा है? आई थिंक ये मालदीव है, और ये सही जवाब है। देखिए, भारत का जो सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है वो श्रीलंका है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक भाग है, बिल्कुल 100% सही है। दक्षिण भारत की अधिकतर चट्टान जो है रूपांतरित है, ये भी सही है। दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है, ये भी सही है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक बता रहा हूँ ये 2 प्रश्न मुझे पता था। तो भारत का दक्षिणी भाग जो है ये गोंडवाना लैंड का बना हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो दिए गए विकल्प के अनुसार सभी सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है? नहीं है। एग्जाम में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि सही है पूछ रहा है या नहीं है पूछा है। तो इसमें से नहीं पूछा गया है। तो भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं, ये सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलते हैं, ये भी सही है। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना पहाड़ी तो अरावली है, तो इस हिसाब से ये गलत हो गया। जबकि मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में है। अरावली और विंध्याचल के बीच में कौन सा पठार है? मालवा का। आगे बढ़ते हैं, सतपुरा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो देखिए, अब यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे, करीब 8 या 9 क्वेश्चन करवाएंगे। सतपुरा जो है ये मध्य प्रदेश में है, और यह सबसे ऊंचा भाग जो है सतपुरा का कौन सा है? तो इसमें देखना होगा धूपगढ़ी सतपुरा का है। गुरु शिखर किसका है? यह अरावली का है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर। अब उसके बाद एक याद रखेंगे आप, अमरकंटक देख लीजिए। अमरकंटक जो है ये मैकाल पहाड़ का है। किसका है? मैकाल का। मैकाल पहाड़ कहाँ है? छत्तीसगढ़। मैकाल की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है, और इसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक हो गया। उसके बाद आप एक पारसनाथ याद रखेंगे। पारसनाथ जो है ये छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा पठार है। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे उच्चतम चोटी कौन सा है? अनाई मुडी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ लिया जाए तो इसमें याद रखेंगे कि नीलगिरी पर जो है दोदा बेटा ये है। हो सकता है आप लोगों को कुछ याद आ रहा हो या नहीं भी, फिर से आपके बार रिवीजन करा देते हैं सिर्फ 15 से 20 सेकेंड में। अमरकंटक देखिए किसका हो गया? मैकाल पहाड़ का। गुरु शिखर का अरावली हो गया। धूपगढ़ चोटी किसका है? सतपुड़ा का है। उसके बाद अन्नामलाई किसका है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी जो है अन्नामलाई पर्वत पर अनाईमुडी है। उसके बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर दोदा बेटा। आगे बढ़ते हैं, खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी जो है ये गुजरात राज्य में है, अरब सागर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी नहीं है? तो मुख्य हिमालय में श्रेणी है पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवालिक। मुख्य हिमालय कहने का मतलब हो गया ये हिमालय का, इसमें से मुख्य हिमालय में शिवालिक आ जाएगा। शिवालिक जो आपका बाह्य हिमालय हो गया।
इनमें से कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? पूर्ववर्ती नदी में 3 याद रखेंगे, सिंधु है और सतलज है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र है। ये 3 नदी हिमालयी पार नदियाँ या पूर्ववर्ती नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है, जबकि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाब है। याद रखेंगे आप। मेरा आपसे एक कहना है कि आप हमारे वीडियो को चाहें तो आप इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, इसको आप ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं, वो काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो देखिए, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी जो है ये नर्मदा है, दामोदर है और सोन है। मुझे 3 नदी का नाम भी याद आ रहा है। तो भ्रंश घाटी से बहने वाली जो नदी है नर्मदा, दामोदर और सोन है। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? तो वृष्टि छाया में पड़ता है पश्चिमी घाट का विमुख। विमुख कहने का मतलब पीछे देखिए, जब आप दक्षिण उत्तर भारत का मैप देखेंगे तो पश्चिमी घाट जो इस क्षेत्र में पड़ता है। तो पश्चिमी घाट के इधर पीछे, विमुख मतलब पीछे वाला हिस्सा में जो तो वर्षा नहीं होता है। पूछा जाता है कि वर्षा नहीं होने के कारण जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से प्रवेश करती है केरल में, केरल में वर्षा होता है लेकिन तमिलनाडु में नहीं। इसका कारण क्या है कि तमिलनाडु जो है ये पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि पश्चिमी घाट का विमुख भाग, इधर पर्वत है इसके विपरीत भाग में पड़ता है। इसीलिए इधर का जो जलवायु है डायरेक्ट यहाँ नहीं जा करके जब वापस होता है तब इधर आकर के बारिश कराती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट का विमुख भाग। आगे बढ़ते हैं। गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान कहाँ मिलता है? तो दिए गए विकल्प के अनुसार जो सबसे अधिक तापमान है ये जोधपुर राजस्थान में है। देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो देवदार के वृक्ष जो सबसे अधिक मुख्य रूप से पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो दिए गए विकल्प के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें से कौन वन्य प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है? तो ये जो है गेंडा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है और मानस, ये दोनों जो है असम में है और ये एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। आई थिंक जल्दापारा, ठीक है, अब याद आया, एक जल्दापारा नेशनल पार्क है जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये भी गेंडा के लिए ही प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। भारत में याक कहाँ मिलता है? याक जो है ये लद्दाख के क्षेत्र में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, याक। पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या, इसका क्या कारण है? कि यहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपजाऊ मिट्टी जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पर जनसंख्या का सघनता देखना आम बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या मिलती है, इसके पीछे क्या कारण है? कि यहाँ पर जो है उद्योग का विकास हुआ है, यही कारण है। और याद रखेंगे छोटा नागपुर का जो सबसे उच्चतम बिंदु है, क्या बताया था हमने अभी? पारसनाथ। पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार का सबसे उच्चतम बिंदु है। कलर थोड़ा चेंज कर लें, इसका कलर जच नहीं रहा है, कोई भी कलर आज सही लग नहीं रहा है यहाँ पे, क्या करें इसको? चलिए इसको रख लेते हैं। ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या, अब ये पूछ रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या जो है पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना हो गया? तो देखिए 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो यहाँ पे 68.8% जो है ग्रामीण जनसंख्या है, जबकि 31.2% जो है ये नगरीय या शहरी जनसंख्या है। तो 2001 में जो था, 2001 की जनगणना के अनुसार 35 और 53 याद रखेंगे कि 2001 की जनगणना के अनुसार महानगर जैसे कि 10 लाखी नगरों की संख्या पहले 35 थी, अब हो गया 53। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है? कहने का मतलब लिंगानुपात पूछ रहा है, सबसे अधिक कहाँ है? केरल। याद होगा आपको केरल का जो लिंगानुपात कितना है, ये 1084, एकमात्र राज्य ऐसा है। ठीक है, और सबसे अधिक अगर यूटी में पूछ लिया जाए, मतलब यूनियन टेरिटरी या इसको कहते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश, पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी का कितना है? 1037, 1037 है यहाँ पे। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का, आई थिंक 879 है। ठीक है, 879 जो है सबसे कम जनसंख्या लिंगानुपात हरियाणा का। 2 नंबर पे है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इसमें 10 जोड़ दीजिए, 889। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मकालू क्या है? और देखिए यूटी में आपको हमने बता दिया कि सबसे अधिक जनसंख्या जो लिंगानुपात कहाँ है, तो वो है पुदुचेरी में। और सबसे कम कहाँ है? ये दमन द्वीप में है, मात्र 618 महिला है प्रति 1000 पुरुष पे, ये भी ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। मकालू, मकालू क्या है?
तो मकालू जो है एक हिमालय का एक पर्वत शिखर है ये, ठीक है। मकालू क्या है? हिमालय का पर्वत शिखर है। उसके बाद आगे हम प्रश्न बढ़ते हैं लेकर के, काठमांडू घाटी कहाँ है? तो काठमांडू घाटी जो है, पहले भी याद करते हैं, ऊपर में ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो काठमांडू घाटी जो है इन दोनों के बीच है, यानी कि शिवालिक और लघु और मध्य हिमालय के बीच में। तो हिमाचल के दक्षिण तो है, लेकिन ये सही जवाब ना होकर के मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में, ये दोनों पहाड़ी के बीच में है। तो काठमांडू घाटी जो है शिवालिक और लघु या मध्य हिमालय के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, नेपाल की सबसे लंबी नदी क्या है? कर्णाली या कोरियाली कहते हैं इसको, नेपाल की सबसे लंबी नदी है। किस, और देखिए एक काली नदी है, ठीक है, याद रखेंगे कि आई थिंक काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। सीमा मतलब बाउंड्री। किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? तो सिक्किम देखिए भूटान जो है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 226 का भूटान। भूटान के पश्चिम दिशा में ही सिक्किम है। भूटान के देखिए सिक्किम जो है यहाँ इस प्रकार से इंडिया मैप पे, और यहाँ पे इधर नेपाल लग जाएगा, इधर भूटान लग जाएगा, इधर फिर चाइना का भी कुछ क्षेत्र लगता है। आगे बढ़ते हैं हम, भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो भूटान की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है कुलाकांगड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लेदर करके, इनमें से कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया? तो चूखा। अब देखिए चूखा पनविद्युत परियोजना जो है ये भारत और भूटान के सहयोग से स्थापित किया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आई थिंक ये बीपीएससी के किसी एग्जाम में प्री में पूछा गया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये पूछा गया है कि चूखा पनबिजली परियोजना जो है ये भारत और भूटान के साथ बनाया गया, और ये जो है सन 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। ये 1970 में प्रारंभ हुआ चूखा पनविद्युत परियोजना, और ये 1991 में आकर के ये काम करना शुरू कर दिया गया, और भारत और भूटान के बीच बनाया गया। और एक नदी है यहाँ पे वांगचू, क्या है? वांगचू नदी, या इसका एक अन्य नाम भी है रायडक या वांगचू नदी पर है चूखा जल विद्युत परियोजना। आगे बढ़ते हैं, भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत से पूर्व में देखिए, इधर अगर 7 सिस्टर चलिएगा आप इधर अगर 7 सिस्टर लेके चलते हैं तो पूर्व हो गया इधर, तो इधर कौन सा देश बच गया? तो भारत का पूर्व में हो जाएगा। वैसे तो म्यांमार होता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में म्यांमार तो आपका दिया नहीं है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बांग्लादेश है, तो आप बांग्लादेश को लेकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुरमा देखिए क्या है? तो सुरमा जो है ये मेघना की सहायक नदी है, ठीक है। अब मेघना की एक और सहायक नदी है बराक ये नदी जो है आई थिंक मिजोरम में बहती है। बराक जो है ये मणिपुर में ये जानापाव पहाड़ी से निकलती है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये है तिपरा। और एक क्वेश्चन यहाँ से जूट के बारे में आप याद रखेंगे कि भारत में जूट करके कुछ शिकाया था। चलिए आगे हम देखने का प्रयास करते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के उत्तरी छोर पर है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश श्रीलंका का नाम श्रीलंका कब पड़ा? 1972 में। और श्रीलंका जो आज़ाद हुआ ये सन 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। इनमें से कौन सा कथन सही है? श्रीलंका को रत्नद्वीप कहा जाता है, सही है। श्रीलंका में ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लोहा और अवकरक प्राप्त है, ये भी सही है। और श्रीलंका में जो उद्योग है ना, ये सभी कृषि पर आधारित उद्योग है। तो देख लेते हैं, श्रीलंका का उद्योग जो है कृषि पर आधारित है, ये सभी सही है। खैबर दर्रा देखिए कहाँ है? तो खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में तो है, लेकिन पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम भाग में खैबर दर्रा है। लेकिन पाकिस्तान में जो मरुस्थल पाए जाते हैं वो दक्षिण और पूर्व में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल पाया जाता है? हमने आपको क्या बताया अभी? दक्षिण पूर्वी भाग में। आपको पता है कि थार मरुस्थल जो है एक ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ये प्रश्न पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? थार है। और यहाँ पे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थार रेगिस्तान का जनघनत्व है। और थार रेगिस्तान जो है ये गुजरात राजस्थान के क्षेत्र में तो है ही, लेकिन पाकिस्तान वाले हिस्सा में जो थार है इसको कहा जाता है चोलिस्तान। क्या?
चोलिस्तान। आगे बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अब देखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसको ऐसा समझ लीजिए कि जो प्रकृति में एक निश्चित मात्रा में स्टोर करके रखा हुआ है, जिसको आप यूज अगर करते रहते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा। जो ख़त्म हो जाएगा वो अनवीकरणीय, मतलब आप उसको नया नहीं कर सकते हैं। जबकि नवीकरणीय मतलब जो पहले से भी था लेकिन उसका उस टाइम यूज नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। जैसे सूर्य के प्रकाश को अगर आप यूज करते हैं विभिन्न माध्यम के द्वारा, तो इसको आप नवीकरणीय स्रोत कहेंगे। पवन ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, ये नवीकरणीय स्रोत हो गया। ज्वार भाटा ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, ये आपका नवीकरणीय स्रोत हो गया। गिरता हुआ पानी से अगर आप बिजली का उत्पन्न कर रहे हैं तो ये नवीकरणीय स्रोत है। लेकिन अनवीकरणीय स्रोत में आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए, मीथेन हो गए, ये सभी जो है अनवीकरणीय संसाधन है। तो इस प्रकार मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन क्या है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो क्या हो सकता है, इसका जवाब अब आप लोग हमको बताएंगे, इसका जवाब हम आपको नहीं बताएंगे अब, ठीक है। तो काली मृदा का दूसरा नाम जो है, ये हालांकि सर ने वेल्ड बताया है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, वेल्ड हमने कहीं नहीं पढ़ा। काली मृदा को आप पीट मृदा भी कह सकते हैं, ठीक है, पीट मृदा है। काली मृदा को आप चरजोनम भी कहा जाता है, ठीक है। काली मृदा का जो है चरजोनम होता है, पीट का आता है, उसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो आई थिंक इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होना चाहिए। वेल्ड तो एक घास का मैदान है, साउथ अफ्रीका। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे सिंचाई बहुत अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या होता है? तो इसको एंड्रीन कहते हैं। और मेढक का जो लार्वा होता है उसको क्या कहा जाता है? टेडपॉल। क्या कहते हैं? टेडपॉल जो है ये मेढक का लार्वा, जबकि घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है उसको मैंगोट कहते हैं, मैंगोट। आगे बढ़ते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक जो है ये ट्यूमर के उपचार में भी प्रयोग होता है। और बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? उद्योग का जननी जो कहा जाता है ये लौह अयस्क को कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको धराधर आपको 3-4 फैक्ट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, कम से कम बिहार दरोगा की प्री एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लोहा के बारे में आप याद रखेंगे कि लोहा के उत्पादन में भारत का जो वर्तमान स्थान है ये 4th है। 1 नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। 2 नंबर पे जो आपका आता है ये चीन आता है। 3 नंबर पे ब्राज़ील आता है, ठीक है। तो लोहा के उत्पादन में भारत 4था स्थान पे, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा चीन, तीसरा उसके बाद ब्राज़ील। अब भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो लौह अयस्क के उत्पादन में भारत में 1 नंबर पे है ओडिशा, ठीक है। 2 नंबर पे जो आता है छत्तीसगढ़ आता है। 3 नंबर पे अगर बात करें तो ये कर्नाटक आता है। 4 नंबर पे बात करें तो गोवा। गोवा जो है ना ये लोहा अयस्क के उत्पादन में 4था स्थान पे है। और हमारा ये 5 नंबर पे झारखंड, ठीक है। आप इसको याद रख लेंगे। एक बार क्रम फिर से आपको याद दिला देते हैं। तो लौह अयस्क में 1 नंबर पे आपको ऑस्ट्रेलिया बताया, 2 नंबर पे चाइना, 3 नंबर पे ब्राज़ील, 4 नंबर पे हमारा इंडिया। अगर इंडिया के संदर्भ में बताया जाए कि कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक लौह का उत्पादन करता है, तो 1 नंबर पे आपको हमने अभी क्या बताया? ओडिशा। 2 नंबर पे छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, यानी ओडिशा बताया, फिर छत्तीसगढ़ बताया, फिर कर्नाटक बताया, गोवा बताया, फिर आकर के आपको झारखंड हमने बताया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है ये लौह अयस्क का प्रकार है। अब बिटुमिनस और एंथ्रासाइट ये दोनों क्या है? ये कोयला है। एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, जबकि बिटुमिनस जो है ये मध्यम प्रकार का कोयला होता है, ये मुलायम कोयला कहलाता है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो होता है हमारे मतलब कि कह सकते हैं घरेलू उपयोग के लिए जो होता है ये बिटुमिनस कोयला का उपयोग किया जाता है। और कोयला को इस प्रकार वर्गीकरण बांटने का आधार क्या है? कार्बन की प्रतिशतता, ठीक है। जिसमें कार्बन जितना अधिक पाया जाएगा वह उतना ही उत्तम किस्म का कोयला कहलाता है। और सबसे घटिया कोयला जो होता है उसको पीट कोयला कहते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन, हमने आपको बताया कि अब देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने करवाया भी था कि सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपके क्या बताया, 1 नंबर पे उड़ीसा, 2 नंबर पे छत्तीसगढ़, 3 नंबर पे कर्नाटक, 4 नंबर पे गोवा, 5 नंबर पे झारखंड। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन आधात्विक खनिज है। आधात्विक खनिज जो है ये अवरक, अवरक जो है आधात्विक खनिज है। अब अवरक के बारे में आप याद रखेंगे कि अवरक उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है और अवरक में आंध्र प्रदेश जो है 1 नंबर पे है और 2 नंबर पे राजस्थान। चांदी की बात करें तो चांदी उत्पादन में आपका राजस्थान 1 नंबर पे आता है। टीन की बात करें तो टीन जो है उत्पादन में छत्तीसगढ़ टॉप पर है। सोना की बात करें तो कर्नाटक, लगभग 99% सोना जो है कर्नाटक में उत्पादन होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश। क्या आपको डाटा याद हुआ? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम फिर से याद करवा देते हैं एक बार और बोल करके। आधात्विक खनिज क्या है? अभ्रक। अभ्रक हो गया आपका आधात्विक खनिज। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान 1 नंबर पर है। भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश अभ्रक के उत्पादन में 1 नंबर पे और 2 नंबर पे राजस्थान। अब चांदी की बात करें, चांदी के उत्पादन में 1 नंबर पे आपका है राजस्थान और जिप्सम के भी उत्पादन में राजस्थान 1 नंबर पे हो जाएगा। टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ 1 नंबर पे, फिर आंध्र प्रदेश 2 नंबर पे। सोना की बात करें तो कर्नाटक 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश। टीन के उत्पादन में हमने आपको बताया छत्तीसगढ़ जो है उत्पादन में 1 नंबर पे, जबकि भंडारण में जो 1 नंबर पूछ लिया जाए तो ये हरियाणा होगा। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए मुंबई हाई का खोज जो किया गया था सन 1973 में किया गया था और यहाँ पे खनिज तेल, ये तेल शोधन कारखाना नहीं है बल्कि यहाँ पे खनिज तेल मतलब कि उसको निकाल लिया जाता है, सिर्फ शुद्धिकरण के लिए तेल शोधनशाला भेजा जाता है, लेकिन जहाँ से सिर्फ निकाला जाता है उसको कहते हैं खनिज तेल। तो मुंबई हाई जो है 1973 में स्थापित किया गया। और याद रखेंगे आप अंकलेश्वर गुजरात में है और ये 1960 में खोजा गया था। और अंकलेश्वर में जो वो वो निकलने का जो जगह होता है ना, शायद उसको दूध करके कुछ नाम दिया गया, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। फिर सॉरी, वसुधारा उसको नाम दिया है। क्या है? वसुंधरा। ठीक है, अंकलेश्वर गुजरात में है ये। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो दिए गए विकल्प में कलपक्कम जो है एशिया का सबसे बड़ा विद्युत गृह है। आगे हम बढ़ते हैं। बोर नहीं होना है, हम प्रयास नहीं करते हैं कि आपको बोर हो, हम चाहते हैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन किस प्रकार से भी आपको याद दिला दें। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं या बनते हैं? जिम्मरमैन ने कहा था। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है ये कहाँ हुआ था? ये भारत के कांडला में। कहाँ? भारत में कहाँ? कांडला। कांडला कहाँ है? गुजरात में। कब? सन 1965। तो यह हम देखिए 4-5 फैक्ट हमने आपको बता दिया। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है ये कांडला में, यानी कि भारत कांडला में कब? 1965 में। उसके बाद एक आता है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये सन 2000 में प्रारंभ हुआ था भारत में। इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है। तो दिए गए विकल्प में सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन सन 1992 में हुआ था जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये मानव निर्मित जलाशय पूछ लिया है तो ये हो जाएगा गोविंद सागर जो कि सतलज नदी पर है, चंडीगढ़ यानी पंजाब में। अब भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील पूछ लेता तब हो जाता गोविंद वल्लभ पंत सागर, रिहंद में। फिर से एक बार आपको इसका रिपीट करवा देते हैं। क्या हमने बोला कि सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय जो है ये गोविंद सागर है जो कि पंजाब यानी कि चंडीगढ़ में है और ये है सतलज नदी पर, जबकि गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये है रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, ना कि जलाशय। इस प्रश्न को आप चाहे तो नोट डाउन कर लेंगे। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो हमने आपको क्या बताया था शुरू में ही, उत्तर प्रदेश 651 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करता है। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ? कांडला, गुजरात में, हमने आपको बताया। और ये सिर्फ भारत का नहीं, एशिया का पहला है, सन 1965 में स्थापित किया गया गुजरात में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई कहाँ? शिव समुद्रम जलप्रपात पे।
ठीक है, कावेरी नदी पर। भारत में कितने प्रतिशत, देखिए भारत में निम्नलिखित प्रतिशत में कितना पठारी क्षेत्र, ये कहने का मतलब पठार पूछ रहा है। तो देखिए आपको कुछ डाटा याद कराते हैं। 10.7% भाग जो है ये ऊंचे पर्वत है, क्या है, पर्वत है। फिर उसके बाद 18.6% जो है करीब, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ये ऊंची पहाड़ी है, ठीक है। 43% जो है ये मैदान है। उसके बाद 4% लगभग चारागाह है। 51% भूमि का जो भारत का है वो क्या है, कृषि योग्य भूमि है। आप ये 2-3 डाटा याद रखेंगे। तो पर्वत में 10.7, 18.6 होता है पहाड़ी। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो 29.3% आता है। 713, 18+28 29, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 29.3% भाग जो है पर्वत और पठारी का है। पर्वत और पहाड़ी का है। 43% जो है ये मैदान है और 27.7% जो है ये पठार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब किया गया? मुझे विश्वास है आप लोग इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए मार करके खुश होंगे, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नहीं, पहले इसको बता देते हैं कैसे नहीं आगे बढ़ना है इसको। तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन 1952 में किया गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाता वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो भी हम आपको और भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं अभी। इनमें से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ये बिल्कुल हम अभी नहीं बताएंगे, हमने आपको पहले ही बता रखा है नवीकरणीय क्या है और अनवीकरणीय क्या है। हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना पहला परमाणु विद्युत केंद्र है? तो ये कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र जो कि तमिलनाडु में है। भारत का बर्मिंघम कहा जाता है जमशेदपुर को। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो मणिकरण है ये किस प्रकार के ऊर्जा संयंत्र का है? तो ये ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र दे दिया है। आई थिंक ये गलत है, इसका सही जवाब हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। ये क्वेश्चन आई थिंक बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। हिमाचल प्रदेश का जो मणिकरण है ये भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मणिकरण जो है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है सन 1987 में सितंबर में घोषणा किया गया। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है सितंबर 1987 में लागू की गई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है कि क्यूनाइन का प्रयोग कहाँ होता है? तो क्यूनाइन का जो उपयोग होता है ना मलेरिया रोग के उपचार में। हालांकि अर्टीथर का भी प्रयोग होता है। नर्मदा घाटी परियोजना जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश लाभान्वित है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं होगा। नर्मदा घाटी परियोजना जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लाभान्वित है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है खादर, देखिए नदियाँ जो अपने साथ गाद लेकर के आती है इसको खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में जो होता है कैल्शियम और पोटास की बहुलता होती है। लेकिन देखिए फिर से सुनिए, जलोढ़ मिट्टी में कैल्शियम और पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की अभाव होती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है ये करीब भारत का 43% भूमि जो है इस पे है। हालांकि लूसेंट आपको दिखाएगा 22%, जो कि गलत डाटा है। जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वो करीब 40% से अधिक का है, ठीक है। संपूर्ण उत्तर भारत का क्षेत्र जो है ये जलोढ़ मिट्टी का बना है। और जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। यहाँ पे आप हर एक तरह का फसल कर सकते हैं उत्पादन। इनमें से कौन मृदा अपरदन का कारक नहीं है? अब देखिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में एक और नाम आपको दे देते हैं, इसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, कछारी मिट्टी या दोमट ये सभी क्या है? जलोढ़ मिट्टी का ही नाम है। इनमें से कौन मृदा का कारक है? यानी कि मृदा निर्माण के लिए क्या कारक है? वनस्पति है, बिल्कुल। वनस्पति का जो पत्ता जो गिर करके गिरता है जमीन पे, हजारों वर्षों के बाद ये जो ऊपर का परत होता है
यानी कि मिट्टी का सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, और ये ह्यूमस जो होता है ये विभिन्न वनस्पतियों के पत्तों से ही होता है। तो ये कारण हो सकता है। जलवायु है तो बिल्कुल है, जलवायु के कारण क्या होता है कि मौसम परिवर्तन हुआ, ये वनस्पति दब गया, फिर इसके बाद ये मिट्टी में बदल गया। चट्टान भी जलवायु प्रक्रिया के कारण, टूट फूट के कारण, जैसे काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो जलवायु अपरदन के कारण ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मानव पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1970। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, कहने का मतलब ये स्टॉकहोम सम्मेलन पूछ रहा है, तो ये 1972 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक अजैविक संसाधन है, मतलब जिसमें जीव नहीं है? तो नदी में जीव नहीं है, मानव में जीव बिल्कुल है, पक्षी में जीव है, पेड़ में भी जीव है। ये जेसी बोस ने खोज किया था कि पेड़ में जीव पाया जाता है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। रोहिला, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला, हिला मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार हमने याद किया है, आप भी याद कर सकते हैं। इनमें से रबी फसल क्या है? रबी फसल आप एकदम में याद कीजिए, क्या है? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, अलसी, राई, ऊँट। क्या? अब फिर से याद करवाते हैं आपको हम। गेहूँ आपको बता दिया हमने, गेहूँ, जौ, दोनों एक तरह का होता है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, आलू, राई। आलू होता है, फिर राई होता है, ऊँट और टमाटर, ये कुछ होता है, आप याद कर सकते हैं। तो रबी फसल जो है ना, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और करीब आपको इसमें 4 या 5 मंथ जोड़ दीजिए। अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और उसके बाद खरीफ फसल जो होता है ये जून जुलाई में बोई जाती है, और कह सकते हैं सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए कैसे याद किया। रवि मतलब रवि फसल जो है, इसको रवि आप कर सकते हैं। रवीश कुमार एक पत्रकार है ना, तो रवि फसल जो है ये सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है। तो आपको 1 महीने बढ़ा करके बोल देना है, रवि फसल सितंबर अक्टूबर। खजूर मतलब खरीफ फसल जो है ये जून जुलाई में बोई जाती है, तो आप खजूर याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस फसल को उजला सोना कहते हैं? देखिए, फसल के संदर्भ में पूछ रहा है तो उजला सोना कपास को कहते हैं, लेकिन ये पूछता है किस धातु को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है? तो प्लेटिनम को। आगे बढ़ते हैं। सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा जो है ये जूट को कहा जाता है। सुनहरा रेशा क्रांति जो है ये जूट उत्पादन से संबंधित है, जबकि एक रजत रेशा क्रांति जो है ये कपास से संबंधित है। हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, मतलब बागवानी हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जैसे नारियल का, इधर मैं दक्षिण में भी हूँ, मैं अभी तमिलनाडु में हूँ, तो यहाँ पे जो है केरल तमिलनाडु के एरिया में बागवानी होता है, जैसे कि नारियल का, हमने नारियल का यहाँ पे देखा है, तो ये हुआ बागवानी। आगे देखते हैं। अरेबिका किस फसल की उन्नत किस्म है? तो अरेबिका जो होता है ये कहवा का है, ठीक है। कहवा अरेबिका है, रोबस्टा है, यमन है। यमन में मोचा कहवा होता है, ठीक है, मोचा। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? शीतोष्ण। अब चावल से रिलेटेड आपको हम 3-4 प्रश्न करवाएंगे, वो भी प्रीवियस ईयर के साथ। तो प्रीवियस ईयर क्या है? तो ये पूछा गया प्रश्न था जिस समय मैं बिहार दरोगा का 2213 में मैं मेंस दे रहा था, मेंस मेरा एग्ज़ाम था प्री के बाद, तो उसमें पूछा गया था कि, हालांकि वो क्वेश्चन विवादित हो गया, जया और पद्मा दे करके। पद्मा जो है ना ये भी धान की ही नस्ल है, लेकिन पूछा गया था कि पहली जो है बौनी किस्म कौन सा है चावल का, उसका नाम हो जाएगा जया, ठीक है। चावल की यानी कि धान की जो पहली बौनी किस्म है ना, बौनी किस्म का नाम है जया। जया हो गया, पद्मा हो गया, जमुना, कृष्णा, कावेरी, अमन, पद्मा, बाला, अन्नपूर्णा, ये सभी जो है धान की फसल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? हमने आपको भी बताया था, रबी फसल सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है, जिसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, अलसी, राई, ऊँट, टमाटर, ये सभी आता है। तो इसमें गेहूँ तो आ गया, सही जवाब हो जाएगा। ज्वार आपका क्या हो गया? ये खरीफ फसल हो गया। धान भी खरीफ फसल, जूट भी खरीफ फसल। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो होता है दलहनी फसल जो होता है जिसमें कि आप लेग्यूमिनस पादप कह सकते हैं,
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन से सहयोग से कहाँ लौ इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक आप याद रखेंगे, भीरू बीरू राज दुबे। तो ब्रिटेन के साथ से दूरबीन हमने याद किया, दुबे मतलब दूरबीन मतलब दुबे। तो ब्रिटेन के सहयोग से जो है दुर्गापुर स्थापित किया गया, और ये कब? 1956 में। राउरकेला, देखिए राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। भीरू मतलब भिलाई जो है रूस के सहयोग से। बीरू मतलब बोकारो भी रूस से। तो हमने आपको क्या ट्रिक अभी बताया? बीरू राज दुबे या दूरबीन कह सकते हैं। तो ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर उसके बाद राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से। हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक रोपण फसल का उदाहरण है? तो चाय, रबर, गन्ना ये सभी रोपण फसल का उदाहरण है। प्याज और धान भी आपका रोपण फसल है, ठीक है। सॉरी, वो प्रतिरोपित बुआई के बारे में जब पूछ लिया जाए तो प्याज और धान का फसल होता है जिसमें प्रतिरोपित होता है। प्रतिरोपित कहने का मतलब एक बार उखाड़ के फिर लगाना। जैसे धान का पहले बीज लगाया जाता है, उसके बाद फिर उसको उखाड़ करके दूसरी जगह स्थानांतरण किया जाता है, और प्याज का भी यही प्रक्रिया है। इसको प्रतिरोपित बिजाई कहते हैं, बुआई कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? मतलब ऐसा उद्योग कौन सा है जो कृषि पर आधारित नहीं है? चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग या सीमेंट उद्योग? तो सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? सुंदरवन। देखिए सुंदरवन का नाम जो सुंदर पड़ा है ना, तो ये इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, उसी के नाम पे इसका नाम सुंदरवन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई? वर्षा जल का संग्रहण योजना, वाटर शेड मैनेजमेंट योजना, ड्रिप सिंचाई प्रणाली। और ये वाटर ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। ये हमारा हो गया पूर्वी तट, ये हो गया हमारा पश्चिमी तट। कांडला बंदरगाह, कांडला है गुजरात में, तो ये हमारा पश्चिम तट पे हो गया। पारदीप बंदरगाह उड़ीसा में, ये हमारा पूर्वी तट पे हो गया। चेन्नई बंदरगाह आपको हो गया तमिलनाडु पूर्वी तट पे हो गया। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिमी तट पे जो बंदरगाह है वो कांडला है गुजरात में, पारदीप उड़ीसा, चेन्नई हो जाएगा तमिलनाडु में, विशाखापत्तनम जो है देश का सबसे गहरा बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सा है? तो ये टिस्को है। टिस्को मतलब TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो सीधा इसका सही जवाब हो जाएगा टाटा लोहा इस्पात कंपनी, और ये सन 1907 में स्थापित हुआ था जमशेदपुर में, ठीक है। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी सन 1918 में स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित कब की गई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका क्या कारण है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो पहली मुंबई में आधुनिक सूती मिल स्थापित की गई, इसके क्या कारण थे जो मुंबई में ही स्थापित हो पाया? क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे बंदरगाह है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल ये महाराष्ट्र जो है कपास उत्पादन में कई वर्षों से अग्रणी रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, ये सभी सही है। अब इसके बारे में हम कुछ स्टैटिक क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो सन 1818 में पहली बार जो है कपड़ा मिल यानी कि सूती वस्त्र मिल स्थापित करने का प्रयास किया गया सन 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में, लेकिन यह असफल रहा। फिर 1854 कह सकते हैं आप। 1854 ईस्वी में आधुनिक सूती वस्त्र मिल जो है स्थापित हो पाया, वो काबस जी डाबर जो होता है, इनका नाम है कबास जी डाबर, जो 1854 में मुंबई में स्थापित किया, और ये सक्सेसफुल रहा। और 1856 यानी कि 2 वर्ष के बाद यहाँ से उत्पादन कार्य प्रारंभ हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग का मतलब कि जिसका उत्पादन कोई कंपनी करे उसका उपभोग आप करें, जैसे लौह अयस्क, पेट्रो रसायन, चित्ररंजन लोकोमोटिव, चीनी उद्योग। तो दिए गए विकल्प के अनुसार चीनी उद्योग। उपभोक्ता मतलब कि जो आप रेगुलर सामान जो है आप खान पान में यूज़ करते हैं, जैसे चीनी हो गया, बिस्किट हो गया, आटा हो गया, चावल तो नहीं, आटा हो गया, बिस्किट हो गया, चाय पत्ती हो गया, ये सभी उपभोक्ता वस्तु कहलाता है।
इसका जो सर जवाब बताए, आई थिंक लोहा इस्पात दिए हैं, जो कि गलत है। इसका 110% जवाब चीनी उद्योग है, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी, ये जो हुआ था 2 और 3 दिसंबर की रात्रि को 1984 में हुआ था, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी, इसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका C सही जवाब हो जाएगा। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित एक और दुर्घटना आप याद रखेंगे, एक चेरनोबिल का दुर्घटना था। चेरनोबिल दुर्घटना जो हुआ था 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। चेरनोबिल दुर्घटना कब हुआ? 26 अप्रैल 1986 को, जो कि यूक्रेन में हुआ था, ठीक है। इसमें नाभिकीय रिएक्टर का एक छत ही गिर गया था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात कारखाना खुला था? यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 के बाद कहने का मतलब हुआ तो राउरकेला, ठीक है। राउरकेला में कब स्थापित हुआ? 1959 1959 में जो है राउरकेला में लोहा इस्पात कारखाना स्थापित हुआ। नेपानगर, नेपानगर जो है ये मध्य प्रदेश में है। ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। और इसी में एक जगह है होशंगाबाद। होशंगाबाद का वर्तमान नाम जो है ये नर्मदापुरम हो गया है। होशंगाबाद के पास से क्या हुआ है कि यहाँ पर तो अभी हम थे नेपानगर। नेपानगर जो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में एक और जगह है होशंगाबाद। होशंगाबाद का वर्तमान में नाम हो गया नर्मदापुरम। और यहाँ पर पैसा जो है कि नोट छापने का जो कागज़ है ये होशंगाबाद पेपर मिल में छपाई होता है। अब कागज़ की बात आ गई तो कागज़ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो भारत में कागज़ का कारखाना स्थापित हुआ था सन 1879 में, ठीक है। आई थिंक ये कानपुर के लालिंद्री में स्थापित किया गया सबसे पहला कागज़ कारखाना। कानपुर यानी लखनऊ हो गया। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना सन 1964 में स्थापित किया गया। बोकारो 1964 में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि भारत में वर्तमान रेल मंडल की कितनी संख्या है? तो टोटल 18 हो गया। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जो गंगा नदी पर है, ठीक है। वीडियो कुछ लंबा हो गया, अब इसको हम शॉर्टकट में निपटाने का प्रयास करते हैं। निम्न में से कौन सा 2 दूरस्थ पूर्वी पश्चिमी गलियारा? देखिए, एक है पूर्वी पश्चिम गलियारा, एक उत्तर दक्षिण गलियारा। ऐसा लेके चलते हैं, पूर्वी पश्चिम ये हमारा हो गया और ये उत्तर दक्षिण हो गया। सॉरी, फिर से काटते हैं इसको। पूर्वी पश्चिम हो गया और ये उत्तर दक्षिण वाला हो गया। तो ये हमारा उत्तर दक्षिण जो गलियारा है, तो यहाँ ये श्रीनगर से कन्याकुमारी जुड़ता था, लेकिन वर्तमान श्रीनगर नहीं, अब ये लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, यानी कश्मीर नहीं बल्कि लद्दाख हो गया। पूरा पश्चिम गलियारा जो है ये पूरब में अरुणाचल प्रदेश के सिलचर हालांकि असम में है, सिलचर से लेकर के और यहाँ पश्चिम में गुजरात में स्थापित होता था, ठीक है। तो इनमें से कौन सा दूरस्थ पूर्वी पश्चिम गलियारा में है? तो ये सिलचर और पोरबंदर। पोरबंदर गुजरात में पश्चिम हो गया और पूरब में सिलचर असम हो गया। जबकि उत्तर दक्षिण गलियारा में आपको हमने बताया श्रीनगर और कन्याकुमारी। आगे बढ़ते हैं। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से पहला स्थान जो है महाराष्ट्र का है। जबकि NH की बात करें तो NH में सबसे पहले आता है 1 नंबर पे आ जाएगा क्या? यूपी हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान, फिर आपका आंध्र प्रदेश। यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का स्थापना कब किया गया? सन 1986 में स्थापित किया गया। अब याद रख लेंगे आप एक बार BRO का गठन 1960 में किया गया और BRO की पहली महिला महानिदेशक जो बनी थी वैशाली S शिवा से। और ये बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया था 2213 में कि BRO का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। आगे बढ़ते हैं कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत में कुल 8 डाक क्षेत्र हैं। वो डाक में पिन की संख्या कितना होता है? 5 होता है। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी जो है ये महाराष्ट्र में चलती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इनमें से कौन सा पूर्वी पत्तन पर स्थित नहीं है? मरमा गोवा में हो गया, ये पश्चिमी तट। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, ये पूर्वी तट हमारा हो गया। तूतीकोरिन तमिलनाडु हो गया। पारदीप ओडिशा हो गया। ये सभी पूर्वी तट, जबकि मरमा गोवा जो है ये गोवा में पश्चिमी तट पर हो गया। कौन सा किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो इंदौर जो है किसी भी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है, जबकि बिलासपुर है, हाजीपुर है, कोलकाता है। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत सन 1936 में की गई थी। ऑल इंडिया रेडियो 1936 में
इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला है? तो दिए गए विकल्प के अनुसार जो है गन्ना उत्पादक जिला जो है ये पश्चिमी चंपारण है, जबकि रोहतास जो है ये चावल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। बिहार के जूट उत्पादन में पूर्णिया का स्थान जो पहला है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो इसका जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है। हालांकि ये जो प्राचीन फसलें हैं अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो बिहार में जूट उत्पादन में अब गिरावट हो रहा है और जूट उत्पादन में प्रथम जो जिला है बिहार में वो पूर्णिया है। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र जो है ये गंगा का दक्षिणी मैदान क्षेत्र जो है ये तंबाकू उत्पादन के लिए समस्तीपुर जिला जो बिहार का यहाँ पे उत्पादन होता है और ये गंगा का उत्तरी मैदान का क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कोसी नदी घाटी परियोजना, तो कोसी नदी घाटी परियोजना जो है 1954-55 में प्रारंभ हुआ था और इसे लगभग 10 वर्ष लग गए, यानी कि 1964 में जाकर के यह तैयार हो पाया। ठीक है, कोसी नदी घाटी परियोजना। आगे बढ़ते हैं, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर किया गया? तो गंडक परियोजना जो है ये वाल्मीकि नगर, ठीक है, वाल्मीकि नगर अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो इसको भैंसा-लोटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भैंसा-लोटन। तो गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। हालांकि गंडक परियोजना से नेपाल भी लाभान्वित है। ठीक है, गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर या इसको भैंसा-लोटन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? तो ये कांवर झील है ये बिहार के बेगूसराय में है। बिहार में निम्नलिखित में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। तो पूछा जा रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में खनिज तेल मिलने की संभावना है? तो ये हिमालयी क्षेत्र में है। एशिया का जो सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है ये बिहार का जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप जो है ये एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। पायराइट ये क्या है? ये एक अधात्विक खनिज है। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो सन 1840 में भारत में पहली चीनी मिल स्थापित की गई। लेकिन आधुनिक पूछ लिया जाए कि भारत में आधुनिक चीनी मिल कब स्थापित की गई? सन 1903 में बिहार के मढ़ौरा में। ठीक है, बिहार का सबसे पुराना उद्योग भी चीनी उद्योग ही रहा है 1903 में मढ़ौरा में। तो भारत में पहली चीनी मिल 1840 में स्थापित किया गया। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान जो है देश में अब जो है ये घट रहा है। ठीक है, तंबाकू उत्पादन में बिहार में देश का स्थान जो है ये घट रहा है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? तो बिहार में जो रेल प्रारंभ हुआ था ये सन 1860 में। देखिए, वैसे देश में जो हुआ पहला जो हुआ था 16 अप्रैल 1853, लेकिन दूसरा रेल जो चला था ये चला था 15 अगस्त 1854 को। लेकिन देश में पहली बार जो रेलवे ट्रैक बिछाया गया सन 1849 में। आगे बढ़ते हैं, तो बिहार में इसका जवाब मिल गया आपको कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ सन 1860 ईस्वी में हुआ। मंदार हिल जो है बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये पटना का है, जबकि सबसे कम पूछा जाए तो कैमूर कहिए आपको या फिर उसको भभुआ कहिए। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पटना का और सबसे कम जो है कैमूर या भभुआ का है। बिहार में कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। आप हमको कमेंट करके बताइए कि बिहार का जो 38वां जिला है वो कौन सा जिला है। कमेंट करने वाले के कमेंट को हम पिन कर देंगे अगर सही आपका जवाब होता है तो। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल का सीमा जो है बिहार से जुड़ा हुआ है। नेपाल जो है भारत के साथ कितना 1751 किलोमीटर इसका सीमा बाउंड्री शेयर करता है। भूटान 699 करता है। चीन ऑप्शन में आया तो चीन 3488। बांग्लादेश की बात करें तो 4096 करता है। लद्दाख इधर आ जाएगा आपका। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर शेयर करता है। पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर शेयर करता है। म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर शेयर करता है। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो देखिए, अमरकंटक से मुख्य रूप से 3 नदियाँ प्रवाहित हो रही है, जिसमें कि आप सोन हो जाएगा अमरकंटक से, उसके बाद नर्मदा और उसके बाद जोहिला। तो अमरकंटक से टोटल 3 नदियाँ प्रवाहित होती है। कौन सा हमने बताया अभी आपको? सोन, नर्मदा, उसके बाद एक है जोहिला नदी जो है ना ये सोन की ही सहायक नदी है। तो बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो ये हो जाएगा आपका सोन।
कोसी नहीं होगा, कोसी जो है ये नेपाल के क्षेत्र से आता है, ये गोसाई थान चोटी से निकलता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक जो है कोसी को कहते हैं, जबकि बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जूट में सबसे जो प्रमुख उत्पादक जिला है ये पूर्णिया है, जबकि चाय में अगर पूछ लिया जाए तो किशनगंज। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? लेहमान ने। आगे बढ़ते हैं, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस देश की दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ये आपका उत्तर पश्चिम वाला एरिया हो गया। तो पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की संकल्पना की जाती है? उत्तर पश्चिम से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। किसी तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अस्तर रंजन। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किसको दिखाया जाता है? नीला रंग से जल क्षेत्र को दिखाया जाता है, जबकि ब्राउन से दिखाया जाता है पठार को। उसके बाद मैदान को ग्रीन से दिखाया जाता है। तो आगे देखते हैं, मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो हरा रंग से दिखाया जाता है। मानचित्र में सफ़ेद रंग जो होता है ना, तो ये पर्वत जो कि बर्फ़ से ढका होता है उसको दिखाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्फीला क्षेत्र को सफ़ेद रंग से दिखाया जाता है। तो इस वीडियो में हमने ज्योग्राफी के करीब हम 300 से भी अधिक क्वेश्चन डिस्कशन के माध्यम से किया। अगर आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देखते हैं तो आपको बहुत सारे डाटा आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का आएगा, और उसमें भी हम काफ़ी दमदार तरीके से करवाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।